नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और शुरू करते हैं प्यारे साथियों आज की क्लास। प्यारे साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने आपकी प्रश्नावली 2 तक हमने कंप्लीट रूप से क्रैश कोर्स कर लिया था। आज की साथियों क्लास में हम बात करेंगे आपके प्रश्नावली 3, जिसमें हम एक बेहतरीन चैप्टर चतुर्भुज को समझना, जो आपका अध्याय नंबर 3 है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। तो साथियों, ज्यादा देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले चतुर्भुजों को समझना यह आपका चैप्टर का नेम है। ठीक है साथियों, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी बहुत जो बेसिक जानकारी है पहले हम उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम साथियों बात करेंगे यहाँ पे खुला वर्ग, खुला वक्र। खुला वक्र क्या होता है साथियों, ध्यान से देखना। आप नाम से दिख रहा है कि खुला, ऐसा वक्र जो कैसा हो, खुला। खुला कैसे होता है, यदि साथियों इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, कौन सा बिंदु साथियों, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु अलग अलग हो। कैसे हो साथियों, अलग अलग। अर्थात साथियों मैंने यहाँ पे ये कोई अपना एक वक्र खींचा है, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ये आपका प्रारंभिक बिंदु था, ये आपका अंतिम बिंदु है। अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों अलग अलग है। तो ये कैसा है आपका, ये आपका होता है खुला वक्र। तो आप लोग देखते ही पहचान जाओगे कि ये आपका खुला वक्र है। सेकंड हम बात करते हैं आपके बंद वक्र की। बंद वक्र, ये भी आपको नाम से पहचान में आ रहा है, ऐसा वक्र जो कैसा हो आपका, ऐसा वक्र जो कैसा हो आपका, बंद हो। कैसा हो, बंद। यहाँ पे मैंने यहां से शुरू किया है और इसका अंतिम बिंदु भी यहीं पे आपके समाप्त हुआ है। अर्थात यहाँ पे जिसका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु एक हो। कैसे हो, एक हो, वो आपका क्या होता है, वो आपका बंद वक्र कहलाता है। ठीक है साथियों, तो खुला और बंद आप जान गए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सरल या साधारण वक्र। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। साधारण क्या होता है और सरल दोनों एक ही बात है। साधारण बोल दो या सरल वक्र बोल दो आप। तो ऐसा वक्र जो एक दूसरे को कहीं भी या अपने आप को कहीं भी नहीं काटता हो, ऐसा वक्र जो अपने आप को कहीं नहीं काटता है। तो ऐसा वक्र जो अपने आप को कहीं नहीं काटता हो तथा एक दूसरे के अंदर स्थित नहीं हो, वो आपका कैसा वक्र होता है, सरल या साधारण वक्र। साथियों ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको समझते हैं हम। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपका, मैंने आपका ये बनाया है साथियों, ये वक्र बनाया है मैंने। तो इस वक्र को आप लोग देख रहे हो कि जो अपने आप को कहीं नहीं काटता है या अपने आप को कहीं भी नहीं काट रहा है। इसका मतलब ये कैसा वक्र है आपका, ये आपका सरल या साधारण वक्र है। यहाँ पे मैंने एक और आपके सामने ये वक्र बना दिया, मान लीजिए। तो इसको देख रहे हो आप साथियों, ये भी आपको कहीं भी नहीं काट रहा है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, ये भी आपका साधारण वक्र है। इसके बाद साथियों यदि मैं एक और यहाँ पे ऐसे वक्र बनाता हूँ, ये वक्र बनाया है, तो आप लोग देख रहे हो कि ये वक्र एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है। इसका मतलब ये आपका साधारण वक्र नहीं है।
ये आपका साधारण वक्र नहीं है, ये आपका साधारण वक्र है, ये भी आपका साधारण वक्र है। क्यों? क्योंकि जो अपने आप को कहीं भी नहीं काटते हैं वो आपके सरल या साधारण वक्र होते हैं, लेकिन जो काटते हैं वो आपके साधारण वक्र नहीं होते। यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके बाद साथियों यहाँ पे यदि मैं इस प्रकार बनाता हूं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये अपने आप को नहीं काट रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर स्थित है। तो जो एक दूसरे के अंदर भी स्थित होता है वो भी आपका साधारण वक्र नहीं होता है। आशा करता हूं साथियों तीनों के तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। आप लोग इनको एक बार नोट डाउन कीजिए। हम आगे की बात, अगला पॉइंट आता है आपका सरल बंद वक्र। सरल बंद वक्र अर्थात वो सरल भी हो और वो आपका बंद भी हो। तो ऐसा बंद वक्र, ऐसा बंद वक्र जो अपने आप को कहीं भी नहीं काटता हो तथा एक दूसरे के अंदर स्थित नहीं हो, वो आपका कैसा वक्र होता है? वो आपका सरल बंद वक्र कहलाता है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है साथियों, ये तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये दोनों के दोनों आपके देखो साथियों बंद भी है आपका, क्योंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही है। इसका भी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु वो आपका एक ही है। अर्थात साथियों ये कैसा है आपका? ये आपका बंद वक्र है, पहली बात। और सरल कब होगा साथियों? जब वो अपने आप को कहीं भी नहीं काटता हो। तो ये कहीं भी नहीं काट रहा है। तथा दूसरा केस सरल का कि एक दूसरे के अंदर स्थित नहीं हो, एक दूसरे के अंदर भी स्थित नहीं है। अर्थात इनको हम सरल बंद वक्र कह सकते हैं, कहते हैं। तो आशा करता हूं साथियों ये चीजें आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गई होगी। अब हमारे जो मेन टॉपिक है उसकी हम बात कर लेते हैं। वो है आपका बहुभुज। वो क्या आपका? बहुभुज। बहुभुज क्या होता है कि केवल रेखाखंडों से मिलकर बने, केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी सरल बंद आकृति, सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। होता है कि केवल रेखाखंडों से, मतलब वो किससे बना हो? पहली बात आपके रेखाखंडों से मिलकर बना सरल बंद, सरल हो बंद हो, वही आपका बहुभुज कहलाता है। तीन केस है, तीनों केस आपको ध्यान रखने क्या साथियों? पहली बात तो वो सरल होना चाहिए। पहली बात तो वो सरल होना चाहिए। सरल मतलब ना तो एक दूसरे के अंदर हो और ना ही एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करे। बंद हो मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु उसका एक ही होना चाहिए। तीसरी बात साथियों केवल रेखाखंडों से मिलकर बना होना चाहिए। केवल किससे? रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? ये रेखाखंड है, यहाँ पे ए बिंदु ये बिंदु दोनों यदि सीमित होते हैं वो होता है आपका रेखाखंड। तो केवल रेखाखंडों से मिलकर बना सरल बंदा वक्र आपका बहुभुज कहलाता है। इस प्रकार मान लीजिए साथियों मैंने ये खींचा आपके सामने, जी आपका क्या है? यहाँ पर बहुभुज है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे ये खींचा है, ये भी आपका बहुभुज है। ठीक है साथियों ये भी क्या है आपका? ये भी आपका ये भी आपका बहुभुज है, क्योंकि ये केवल रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। देख लीजिए आप, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये सब रेखाखंड है और बंद भी है और ये सरल भी है सभी, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रहे हैं। तो इतना साथियों आप लोग नोट कीजिएगा। आगे की बात करते हैं हम। एक होता है साथियों आपका समबाहुभुज।
समबहुभुज, एक होता है आपका विषम बहुभुज, विषम बहुभुज। समबहुभुज कि ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण व भुजा समान हो। कैसी हो? समान हो, वो तो आपका समबहुभुज कहलाता है। आपको इसके नाम से इसकी परिभाषा लिखनी है साथियों। सम यानी समान, क्या समान हो? सभी कोण और सभी भुजा क्या होनी चाहिए? समान। तो ऐसा बहुभुज आपका समबहुभुज कहलाता है। हम बात करते हैं विषम बहुभुज कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजा कैसी हो? असमान, वो आपके विषम बहुभुज कहलाते हैं, वो आपके विषम बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम जो आपका इंपॉर्टेंट बात है ये इसकी बात करते हैं। एक होता है साथियों आपका उत्तल बहुभुज, एक होता है आपका अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों। ये उत्तल बहुभुज कि ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण, जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से क्या हो? कम, वो आपके उत्तल बहुभुज कहलाता है। मतलब साथियों आपने यदि ये बनाया है, या आपने कोई बहुभुज बना दिया है, ठीक है साथियों, ये आपने बहुभुज बना दिया है, तो इनमें यदि आप लोग ये जो कोण देख रहे हो आप, ये सभी कोण, ये सभी कोण आपके क्या है? ये सभी के सभी कोण आपके 180 डिग्री से कैसे हैं? कम। तो ऐसे बहुभुज जिनके सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, वो आपका अवतल बहुभुज कहलाता है। यदि हम बात करें अवतल बहुभुज की, तो इसका कम से कम, कम से कम एक कोण 180 डिग्री का होना चाहिए। कम से कम एक कोण इसका 180 डिग्री का होना चाहिए, वो आपका अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके पास ये से लिखा है, ठीक है साथियों। ये बनाया है मैंने दोनों, ये दोनों जो आकृति दी गई है साथियों, आप लोग जानते हो ये आपकी एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पे ये जो कोण बनता है यहाँ, ये कोण आपका पूरा कितने डिग्री का होता है? ये होता है आपका 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 180। यदि यहाँ पे आपकी जो सीधी रेखा होती तो इस पे कोण कितने का होता है? ये 180 डिग्री का। तो ये जो पूरा कोण बना है, ये कोण आप लोग देख रहे हो साथियों, ये आपका सीधी रेखा से भी ज्यादा का है। तो सीधी रेखा मतलब 180 से भी ज्यादा का है, तो ये कोण आपका 180 से ऊपर का है। ये कोण आप लोग देख रहे हो, ये कोण आपका 180 से ज्यादा का है, अर्थात ये दोनों कोण आपके 180 से ज्यादा के हैं। तो जो कोण आपका 180 का होता है, तो जो कोण आपके 180 का डिग्री से अधिक का होता है, ये 180 डिग्री का होता है, वो आपका अवतल बहुभुज कहलाता है। आगे साथियों हम बात करते हैं कोण युग्म गुणधर्म। कोण युग्म गुणधर्म, इसके अंतर्गत साथियों आप लोग एक चीज का ध्यान रखना। मैं आपसे बोलता हूं कि त्रिभुज के सभी, ये इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, ये चीजें आपको याद रहनी है मुंह जवानी, कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, आप लोग जानते हो साथियों त्रिभुज भी आपका एक प्रकार का बहुभुज है, चतुर्भुज भी आपका एक प्रकार का बहुभुज है। चतुर्भुज में कितनी भुजा है? 4। त्रिभुज में कितनी भुजा है? 3। तो 3 भुजा वाला है। तो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है साथियों? याद रखना कितना होता है? 180। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है साथियों 180। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले स्टार की बात करते हैं साथियों कि चतुर्भुज, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग
अंतः कोणों का योग वो होता है साथियों 360। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है साथियों कि बहुभुज, चाहे वो आपका चतुर्भुज हो या आपका त्रिभुज हो या आपका कोई सा भी सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, षडभुज हो, कोई सा भी हो, लेकिन बहुभुज हो तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग वो हमेशा कितने होता है साथियों? वो होता है हमेशा 360। तो बहुभुज में आपके साथियों चतुर्भुज भी आता है, त्रिभुज भी आता है, षडभुज भी आता है, कोई सा भी हो लेकिन वो बहुभुज होना चाहिए। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का यदि आपसे योग पूछा जाए, चाहे तो वो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग वो भी 360 होता है, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग पूछे वो भी 360 होता है, षडभुज का पूछे वो भी आपका कितना होता है? बाह्य कोणों का कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये चीजें साथियों आपको याद में रखनी है। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और साथियों इंपॉर्टेंट स्टार आपके सामने है। ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म ये क्या होता है साथियों? मान लीजिए साथियों कोई आपकी ये सीधी सरल रेखा है, ये एक सीधी सरल रेखा पे यदि यहाँ पे एक और इसके ऊपर रेखा हो, सीधी रेखा हो या मान लीजिए आडी रेखा हो, कोई सी भी रेखा हो, तो इन दोनों जो कोणों का योग है, इस पूरे कोणों का योग वो कितना होगा साथियों? वो होगा आपका 180 डिग्री। कितना होगा साथियों? वो 180 डिग्री। मतलब यदि मान लीजिए साथियों आपको इधर का कोण 90 डिग्री दिया है तो ये कोण भी कितना होगा आपका? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। मान लीजिएगा साथियों यहाँ पे आपकी सरल रेखा है, सरल रेखा पे ये एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, मान लीजिए आप, तो इसका यदि ये कोण आपको 60 डिग्री का दे दिया जाए तो इधर का आपका कोण कितने डिग्री का होगा? आप लोग 180 में से 60 को माइनस कर लेंगे, ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा आपका? 120 डिग्री का। ठीक है साथियों, यदि मान लीजिए आपको ये कोण दे देता 160 120 डिग्री का, ये कोण कितने का होगा? आप लोग 180 में से 120 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा आपके पास? 60 डिग्री। तो ये होता है साथियों आपका रेखिक कोण युग्म। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ साथियों इसका बेसिक, चतुर्भुजों का बेसिक आपको एकदम क्लियर से समझ में आ गया होगा। यदि साथियों थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपकी चीज़ों का बड़ी आसानी से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा साथियों। अब साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों आपको प्रश्नावली 3.1 का पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है। आपको ये कुछ आकृतियां दी गई है 1 से लेकर 8 तक की। इन आकृतियों में साथियों आपको साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को चेक करना है। ठीक है साथियों, तो इनको चेक कैसे करेंगे? ध्यान से देखो साथियों, आप सबसे पहले मैं साधारण वक्र चेक करता हूं। तो साधारण वक्र की मैंने साथियों साधारण वक्र की साथियों मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी। मैंने कहा था कि ऐसी बंद कि ऐसी आकृति जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटे और एक दूसरे के अंदर भी स्थित नहीं हो। तो एक दूसरे को नहीं काटता हो, ये भी आपका एक दूसरे को नहीं काट रहा है, कहीं भी देख लीजिए आप लोग, ये भी सरल है। सरल बोल दो या साधारण बोल दो एक ही बात है। सेकंड वाले को देखते हैं साथियों, ये भी आपका कहीं भी नहीं काट रहा है और ना ही किसी के अंदर स्थित है, तो सेकंड भी आपका हो जाता है। थर्ड आप लोग देख रहे हो, हालांकि ये आपको कहीं भी नहीं काट रहा है लेकिन ये एक दूसरे के अंदर है, इसलिए ये आपका साधारण वक्र नहीं है। अगला साथियों ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, मतलब ये बहुत जगह काट रहा है। इसका मतलब ये आपका साधारण वक्र नहीं है, ये भी नहीं होगा आपका। नीचे वाले देखते हैं साथियों, ये दोनों आप लोग देख रहे हो, ये आपका इसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु देखिए यहाँ पे। अगला वाला ये देख रहे हो साथियों, आप इसको देख रहे हो, ये भी आपका कहीं भी नहीं काट रहा है, अर्थात ये भी आपका कैसा वक्र है? ये भी आपका साधारण वक्र है।
ये आप लोग देख रहे हो, ये भी आपका कहीं भी नहीं काट रहा है, तो ये भी आपका क्या है, साधारण। ये भी साथियों आपका कहीं भी नहीं काट रहा है, तो ये भी आपका कैसा है, साधारण वक्र। लास्ट वाले को देखते हैं साथियों, ये यहाँ पे ये गोला बना हुआ है, एक वक्र यहाँ बना है, एक वक्र यहाँ है, इनको देखो साथियों, ये काट रहा है लाइन, इसका मतलब ये आपका साधारण वक्र नहीं है, तो ये भी आपका साधारण वक्र नहीं था। ठीक है साथियों, अब अगले वाले में आपको साधारण भी हो लेकिन कैसी आकृति लेनी है, बंद। अर्थात साथियों साधारण भी हो, अर्थात साथियों साधारण भी हो वो, और आपका कैसा होना चाहिए, वो बंद। मतलब आपने जो साधारण वक्र यहाँ पे जो आए हैं आपके, इन्हीं में से आपको बंद आकृति चुननी है। साधारण क्या होता है, साधारण आपने ऊपर चुन लिया है, इनमें से आपको बंद बंद लेना है, अर्थात जो पहला दूसरा पांचवा छठा और सातवां है, इन्हीं में से साथियों आपको बंद बंद चुनने हैं। तो पहला आप लोग देख रहे हो, पहला वाला ये बंद है बिल्कुल, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो आपका एक हो जाएगा। सेकंड नंबर का ये भी साथियों आपका बंद है, तो सेकंड। फिर इसके बाद में आपका है छठा, तो छठा कौन सा साथियों, पांचवा, तो पांचवा देखो साथियों ये भी आपका बंद है, तो पांचवा भी आपका हो जाएगा। छठा, छठा भी आप लोग देखो साथियों ये भी बंद है आपका, तो ये भी आपका बंद है, छठा हो जाएगा। सातवां साथियों ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका बंद है, तो ये सभी की सभी आपके कैसे हैं साथियों, साधारण है और बंद है। ठीक है साथियों, अब बहुभुज, बहुभुज के अंदर मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी कि केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति, मतलब बंद भी हो साधारण भी हो, सरल और साधारण भी हो या बंद हो, साधारण हो बंद हो, तो साधारण और बंद आपके 1 2 5 6 7 है, ये वाली आकृति है, लेकिन इनमें से आपको वही चुननी है जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी हो। किससे बनी हो प्यारे साथियों, रेखाखंडों से। तो रेखाखंडों से आप लोग स्पष्ट देखो, आप लोग बिल्कुल ये भी रेखाखंड है, ये सारे के सारे रेखाखंड है, अर्थात जो आपकी स्पष्ट आकृति है ये रेखाखंडों से मिलकर बनी है। अब साधारण वक्र में आप लोग सेकंड नंबर का देखें साथियों, ये भी आपका किससे मिलकर बना है, ये भी आपका रेखाखंडों से मिलकर बना है। इसके साथ ही साथ पांचवा, पांचवा साथियों ये आपका वक्र है, ये क्या आपका वक्र, ये रेखाखंड नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद साथियों छठी आकृति, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी आपका वक्र से बना है, इसको भी नहीं लेंगे साथियों, ये भी आपका वक्र से मिलकर बना है। तो केवल साथियों बहुभुज इसमें पहली और सेकंड आकृति है, क्योंकि ये रेखाखंडों से मिलकर बना है, बंद है और सरल है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद अगले में आपको एक में लेना है उत्तल, एक में लेना है आपको अवतल। उत्तल साथियों वह होता है जिसके प्रत्येक जो कोण है वो 180 डिग्री से कम के हो। तो साथियों इसकी आप लोग प्रत्येक कोण देख रहे हो, ये प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कैसे है, कम। तो सेकंड वाला तो आपका हो जाएगा कौन सा साथियों, उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री का होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हो ये कोण आपका 180 से अधिक है, तो यहाँ पे से फर्स्ट वाला यह आपका हो जाएगा अवतल बहुभुज। तो इस प्रकार साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग हल करोगे। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कितने विकर्ण हैं। मतलब साथियों आपको इन दोनों आकृतियों में क्या देखना है, विकर्ण। तो आप कोई सी भी आपको आकृति दी हो उसके आपको यदि विकर्ण ज्ञात करना हो, साथियों विकर्ण कैसे होते हैं। मान लीजिए मैं सबसे पहले त्रिभुज की बात करता हूँ, तो त्रिभुज में साथियों ये आपकी जो है भुजाएं, ये आपकी आसन भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं है साथियों, आसन। ठीक है साथियों, यहाँ पे यदि षडभुज की बात करें, सम यानी समान, षड यानी 6, भुज यानी भुजा, तो सम षडभुज आपको इस प्रकार बनाना है। यह आपका सम षडभुज है, इसकी सभी की सभी भुजाएं कैसी है, समान है। ठीक है साथियों, तो इसके आपको विकर्ण खींचना है। तो विकर्ण किस प्रकार खींचते हैं ध्यान से देखना साथियों। यहाँ पे आपको किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मान लीजिए साथियों आपके पास कोई आकृति दी है साथियों, ये आकृति है, ये एक आपका उत्तल बहुभुज है।
उत्तल बहुभुज, इसके मैं आपको विकर्ण बता रहा हूँ साथियों। इसमें कितने विकर्ण हैं? यह आपका उत्तल बहुभुज है क्योंकि इसके प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम के हैं। ठीक है साथियों, यदि इसके विकर्ण खींचते हैं तो आपके दो शीर्षों को ऐसे लंब मिलाने वाली जो रेखा है ये साथियों, ये आपकी क्या होती है? विकर्ण है। तो दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या होती है? विकर्ण। लेकिन वो आसन भुजा नहीं होनी चाहिए। तो एक ये तो उत्तल बहुभुज में कितने विकर्ण खींच सकते हो आप? दो। समषड्भुज की बात करते हैं, यह आकृति आपकी समषड्भुज है। यदि इसके आपको विकर्ण खींचने हो तो किस प्रकार खींचेंगे? इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखना आप इसको। सबसे पहले आपको एक शीर्ष लेना है। तो इस शीर्ष को साथियों में इससे मिला सकता हूँ, थोड़ा मैं सीधे खींच रहा हूँ इसको आप लोग इससे मिला दीजिए। एक, इसको आप सीधा, दो, तीन। तो कितने शीर्ष हो गए साथियों आपके? तीन। इसी प्रकार सेकंड आपका ये शीर्ष लीजिए आप, इसको आप तीन के बाद में यह आपका चार, फिर यह आपका पांच और नीचे वाला आपका ये छह। कितने हो गए साथियों? छह। छह के बाद में फिर यहां से आपका छह से यह आपका सात, सात से यह आपका आठ। ठीक है साथियों, एक लास्ट आपका इसको इससे मिलाना है, आठ और एक ये आपका 9। तो इस प्रकार साथियों समषड्भुज के अंदर आपके कितने होते हैं विकर्ण? 9। इंपॉर्टेंट है साथियों, आप वीडियो को रिवर्स करके यदि समझ में नहीं आया तो इसको वापस देख लीजिएगा। यदि हम त्रिभुज की बात करें तो साथियों त्रिभुज में इस शीर्ष को इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। तो ये तो आपकी आसन भुजा है और आसन भुजा कभी भी विकर्ण नहीं होते हैं। तो इसमें साथियों विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 0। क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा बहुभुज बताइए जिसमें विकर्णों की संख्या 0 होती है। त्रिभुज नोट कीजिए साथियों आप। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, आपको आकृति दी गई है, त्रिभुज की आकृति है, ये आपके चतुर्भुज की आकृति है, ये आपके पंचभुज की आकृति है। त्रिभुज में आप लोग जानते हो 3 भुजा होती है, चतुर्भुज में आपकी 4 भुजा होती है और पंचभुज में आपकी 5 भुजा होती है। ये चीज आप लोग जानते हो। तो साथियों इसमें आपको कोणों का योग पूछा है कि इनके कोणों का योग कितना होगा। आपको शुरुआत वाले का दिया गया है साथियों कि आप लोग जानते हो कि त्रिभुज के जो कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है साथियों? वो होता है आप लोग 180। आप लोग स्वयं जानते हो ये चतुर्भुज है साथियों। तो चतुर्भुज का किस प्रकार कर रहा हूँ साथियों, ध्यान से देखना आप लोग। मतलब आपको किसी भी चीज का, किसी भी बहुभुज का यदि आपको कोणों का योग निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे? आपको जितनी भी भुजा दी है, यहाँ पे कितनी भुजा का है आपका? 4, उसमें से आपको हमेशा 2 माइनस करना है और 2 माइनस करने के बाद उसको किससे गुणा करना है? 180 से। 2 क्यों साथियों? क्योंकि आप लोग इसमें देख रहे हो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2। तो 2, एक त्रिभुज का कितना होता है? 180। ठीक है साथियों, तो 2 का कितना होगा? 4 में से 2 कम करेंगे, तभी तो मैंने यहाँ पे 4 में से यहाँ पे आपके 2 घटाए हैं। तो आपको करना क्या है साथियों? आपको जितना भी आपको एन क्या है यहाँ पे? इनकी भुजाओं की संख्या। पंचभुज है तो यहाँ पे 5 भुजा हो जाएगी। तो 5 में से आप लोग कितना माइनस करेंगे? 2। सब में से आपको हमेशा 2 माइनस करना है, जितनी भुजा दी है उसमें से आपको 2 कम करना है और उसको किससे गुणा करना है? 180 से। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 4 में से 2 गए, 2 × 180, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 360। आप लोग जानते हो कि चतुर्भुज के चारों जो कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है? 360। निकाल सकते हो आप। यदि आपको पंचभुज का निकालना हो, 5 भुजा है, 5 में से कितना माइनस करेंगे आप? 2। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। तो 3 को किससे गुणा करेंगे? 180 से। उसके कोणों के योगफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम जानते हैं यदि साथियों आपके बहुभुज है, यदि उसकी भुजाओं की संख्या कितनी भी हो उतनी भुजाओं, मान लीजिए मैंने कि n भुजा है, कितनी भुजा है? n का मान 2 भुजा हो तो 2 भुजा वाला हो, यहाँ पे 3 भुजा वाला हो, 4 भुजा वाला हो, पंचभुज हो, षटभुज हो। तो जितना भी आपको n का मान दिया है उस n के मायने में से आपको 2 माइनस करना है और उसको किससे गुणा करना है? आपको 180 से। तो साथियों n भुजा वाले बहुभुजों के कोणों का यदि आपको योगफल निकालना हो तो आप लोग जितनी भी भुजा दी है उसमें से 2 कम करना है और उसको 180 से माइनस करना है।
साथियों नीचे आपको वही दिया गया है, आपको बहुभुज के कोणों का योगफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाओं की संख्या आपको नीचे दी गई है। मतलब यहाँ n का मान कितना है, यहाँ n का मान 7 है, तो आप लोग यहाँ रखिए, तो 7 माइनस 2 गुणा 180, 7 में से 2 जाएगा 5 इंटू 180, गुणा करो आप साथियों 0, 8 पंजो 40, कितना बच गया 4, 5 और 4 9, तो कितना आ गया साथियों 900। मतलब 7 भुजा सप्तभुज के जो कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है 900। यदि हम 10 भुजाओं वाले की बात करें साथियों, तो n का मान कितना है 10, तो n का मान यहाँ पे रख लिए, तो 10 माइनस 2 इंटू 180, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 8, 8 को किससे गुणा करेंगे 180 से, तो गुणा कीजिए आप 0, 8 × 64, 6, 8 और 6 14, तो कितना है साथियों 1440। इस प्रकार साथियों आप n भुजा वाले बहुभुजों के कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हो। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, n माइनस 2 इंटू 180, यहाँ पे n क्या है भुजाओं की संख्या, n क्या है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, यह आपका n हो जाएगा। कैसे करना है साथियों, जितना भी n है उसमें से 2 माइनस करना है और उसको 180 से गुणा करना है। नोट कीजिए साथियों आप इतना। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है छठा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन को किस प्रकार कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको साथियों सबसे पहले आकृति देखने की, आकृति कौन सी है सबसे पहले साथियों, तो आप लोगों ने देखा 1 2 3 4 भुजा है, 4 भुजा वाला होता है चतुर्भुज। क्या होता है चतुर्भुज। ठीक है साथियों, अब साथियों ये देखना है कि चतुर्भुज के अंदर के कोण दिए हैं या बाहर के कोण दिए हैं, तो साथियों आपको अंदर के दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, वो होता है साथियों 360। कितना होता है 360, ये हमने ज्ञात कर लिया है। कैसे साथियों 4 है, तो 4 में से आप लोग 2 माइनस कर लो, उसको आप 180 से गुणा कर लो, तो 2 को 180 से गुणा करेंगे, 4 में से 2 को 180 से गुणा करेंगे कितना आएगा 360। तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग वो कितना होता है साथियों, वो होता है आपका 360। तो चारों कोण कौन कौन से हैं साथियों, एक तो है आपका 50, एक आपका 130, एक आपका 120, एक आपका x, बराबर कितना होगा इनका योग 360। इन चारों को जोड़ के बराबर 360। अब साथियों इनको आप लोग अलग जोड़ लिए, तो 0 0 0, 3 और 2 5 और 5 10 हासिल लागी 1, 1 2 और 1 3, कितना हो गया साथियों 300। इन तीनों का योग कितना हो गया 300 प्लस कितना है x, बराबर कितना है 360। अब साथियों आप इस 300 को आप लोग इधर माइनस कर देना, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका होएगा माइनस का, तो x का मान निकल के आएगा 360, ये इधर जाएगा तो माइनस का 300, बैठाएंगे कितना आएगा आपके पास 60 डिग्री। मतलब जो आपका ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण कितना होगा आपका 60 डिग्री। कैसे किया है साथियों, आपको 3 मान दिए गए हैं, 3 कोण के मान दिए हैं, चौथा पूछे तो तीनों मानों को जोड़ के आपको 360 में से माइनस करना है, आपका चौथा वाला मान निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला भी आपको सेम वही दिया गया है, लेकिन इसमें साथियों बड़ा अच्छा है ये, इसमें एक कंसेप्ट दिया है, उसको आपको फॉलो करना है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आपको अंदर जो x का मान है निकालना है, वो भी आपको अंदर दिया है, लेकिन साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण आपको अंदर के ज्ञात होने चाहिए, तब आप चौथा कोण निकाल सकते हो। इन तीनों को जोड़ देंगे आप लोग और चौथा कोण आपका निकालने के लिए 360 में से क्या कर देंगे माइनस। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि आपको चौथा कोण नहीं दिया गया है, अंदर का, बाहर का दिया है। ये कितना है बाहर का 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग कितना होगा साथियों 180। कितना होगा 180। कैसे साथियों, यदि मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी ई, साथियों 2 कोण बन रहे हैं आपके यहाँ, एक तो ए बी सी और एक सी बी ई।
एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा साथियों 180। मैंने बताया था यदि कोई सीधी रेखा है इसमें ये कोण पूरा है, ये कोण पूरा कोण कितने का होता है 180 डिग्री का, तो ये 90 का, तो ये भी कितने का होगा 90 का। तो कैसे किया साथियों, यह होता है हम जानते हैं कि ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई, इनका योग कितना होगा 180। इसका कोण कितना दिया आपको 90 डिग्री, इस कोण का मान कितना होगा सी बी ई बराबर 180। अब ये 90 इधर जाएगा तो सी बी ई बराबर 180 माइनस का 90 कितना आ गया आपके पास 90, तो ये कोण भी कितने का होगा आपका 90 का। ठीक है साथियों, अब सेम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर साथियों ये 60 का होता तो ये कितने का होता है 120 का, क्या करते हैं आप 180 में से 60 माइनस करते हैं 120 आ जाता है। ठीक है साथियों, अब चारों कोणों का योग, चार कोण कौन कौन से हो गए साथियों 1 2 3 4, तो कोण तो x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 बराबर कितना होगा 360। इनको जोड़ लीजिए 7, 9 से 15, 15 और 7 ये आपको हो जाएगा 220। x प्लस 220 बराबर 360। अब साथियों इसको आप इधर भेजेंगे तो x बराबर 360 माइनस का 220, बैठाइए साथियों, 0 में 0 गया 0 बचेगा, यहाँ पे 6 में 2 गया तो 4 बचेगा, 3 में 2 गया तो 1, तो 140 आपका इसका आंसर आ जाएगा। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये है, यह आपको आकृति दी गई है, यहाँ से आपको x y z, x का y का z का, आप लोग देख रहे हो कि x y z कहाँ पे स्थित है, हम लोग देख रहे हैं कि x और y और z आपके बाहर है। कहाँ स्थित है साथियों बाहर, कहाँ स्थित है बाहर, तो इन बाहर के आपको कोणों का मान ज्ञात करना है, लेकिन साथियों बाहर के कोण आपको एक भी नहीं दिए गए हैं, आपको अंदर के कोण दिए गए हैं। तो अंदर के आपको साथियों, अंदर के भी आपको जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के केवल आपको 2 कोण दिए गए हैं साथियों, त्रिभुज है ये, क्या है त्रिभुज, तो त्रिभुज के आपको केवल 2 कोण दिए गए हैं, तो साथियों आप तीसरा कोण तो ज्ञात कर सकते हो ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के अंत कोणों का योग वो कितना होता है साथियों 180। तो इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का, ये कोण आपका कोण मान लीजिए, आपने मान लिया 1, क्या मान लिया आपने 1 मान लो, या फिर कोई अलग मान लीजिए आप इसको, मैं इसको मान लेता हूँ, मान लीजिए a मान लिया मैंने, क्या मान लिया इसको मैंने a। तो आप लोग जानते हो कि कोण a प्लस 30 प्लस कोण 90 कितना 90, इन सभी का योग कितना होगा आपका 180। इन दोनों को जोड़ लीजिए आप 120, या आपका कोण ए ऐसे कैसे बराबर कितना है 180, ये इधर जाएगा था आपका, तो कोण ए बराबर 180 माइनस का 120। कैसे किया साथियों, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, इसका तो 9 और 3 12, तो 120, तो 180 में से आप लोग 120 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर निकल गया है कितना साथियों 60। तो ये कोण कितने का हो जाएगा आपका 60 का, कितने का हो जाएगा साथियों ये आपका 60 का, कितने का हो जाएगा 60 का। अब साथियों आपको यदि बाहर के कोण, अंदर के कोण पता है, बाहर के निकालना है, तो आप लोग देख रहे हो कि ये इस प्रकार बना हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि इस पूरे का योग कितना होता है 180। तो रेखिक कोण युग्म से किससे होता है, रेखिक कोण युग्म से, इसका और इसका योग कितना होगा, तो 60 प्लस कोण y बराबर कितना होगा 180। तो कोण y बराबर ये 60 इधर जाएगा तो 180 माइनस 60 कितने का जाएगा साथियों 120 का, तो ये कितने का जाएगा बाहर वाला 120 का। इसी प्रकार साथियों इसका और इसका योग कितना होगा साथियों, यह आपका 90 प्लस x, इसका मान भी कितना होगा 180, किससे साथियों रेखिक कोण युग्म से, दोनों का योग कितना होता है 180, 90 इधर जाएगा तो x बराबर 180 माइनस का 90, तो कितना बचेगा ये 90। इसका और इसका दोनों का योग कितना होगा साथियों, तो z प्लस 30 बराबर
180, 30 इधर जाएगा तो z बराबर 180 माइनस का 30 कितना आ गया साथियों 150, कितना आ गया 150। अब साथियों आपके निकालना है x y और z का मान। y का मान ये रहा, x का मान ये रहा, z का मान ये रहा। तो x प्लस वाई प्लस z तीनों के मान, x का मान है साथियों 90, y का मान है साथियों 120 प्लस z का मान है 150। ठीक है साथियों, यदि हम तीनों को जोड़ते हैं, इन तीनों को यदि आप लोग जोड़ते हो तो इन तीनों का मान आता है 0, 5 2 7 9 7 16, असल लगी 1 2 3, तो कितना आता है 360। तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है साथियों 360, और 360 इसका आंसर आया है। ठीक है साथियों, यदि समझ में नहीं आया साथियों तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लेना है वापस। अगले क्वेश्चन इसको रख कर रहा हूं, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों इस क्वेश्चन को भी किस प्रकार करना है आप लोग जानते हो साथियों। ये 1 2 3 4 कितने साथियों, ये 4, मतलब ये चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ना है, और 360 में से क्या करना है आपको माइनस, क्या करना है आपको माइनस। तो इसको और इसको जोड़ के आप लोग 360 में से आप क्या कर लेंगे इसको माइनस। ठीक है, माइनस करने के बाद आपका इसका मान आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कोण आता है इसका और इसका योग कितना होगा 180, तो आपका डब्लो का मान निकल जाएगा। इसका और इसका योग कितना होगा 180, इसका और इसका योग कितना होगा 180, x का और 120 का योग कितना होगा 180। तो यहाँ से आप x y z और डब्लो का मान निकाल लेंगे। तीनों के मान को, चारों के मान को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा 360। तो आशा करता हूँ साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। जय हिंद।